हेलो दोस्तों, आपका एबीसी बेसिक में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 2022 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे बताने जा रहा हूँ। और भी वीडियो आएगा जिसमें 2023 और 2024 में पूछे गए प्रश्नों का समूह होगा। इसके अलावा मैं सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को एक जगह करके बता दूंगा। तो देर ना करते हुए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस तरह का वीडियो जो है सारा देख ले। आपको एग्जाम में एकदम 100% बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डायरेक्ट एकदम। तो चलिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो इसका जो आंसर दिया हुआ है वो जुलाई 1830 है, पर ये नहीं मानना है आपको। प्रथम विद्रोह 14 जुलाई 1789 याद होगा। 14 जुलाई 1789 में हुआ था। कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 में हुआ था, याद होगा आपको। चलिए, उस समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां था। ठीक है, दूसरी क्रांति हुई है, सेकेंड क्रांति जो है जुलाई 1830 में हुई। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट बता दूं। इसके बारे में फैक्ट ये है कि 1830 में एक क्रांति हुई थी जिसमें रूढ़िवादी राजा चार्ल्स एक्स को हटा दिया गया और उसके जगह लुई फिलिप को फ्रांस का राजा बनाया गया था। ये फ्रांस की दूसरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। और पहली क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट। निम्न में किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है? तो ये जूसेफ मैस्सिनी का होगा। ठीक है, जूसेफ मैस्सिनी का होगा। निम्न में उसके बाद 3 नंबर में, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप में के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया? तो इसका जो आंसर होगा वो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम होगा। ठीक है, नेक्स्ट। 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? तो यूरोपीय देशों के जो किसान मजदूर थे, वहाँ गरीबी था, बेरोजगारी था, भुखमरी था, कर में वृद्धि था, ये सब कारण था जिसके कारण वो विद्रोह कर रहे थे। तो इनमें से सभी था, सभी होगा। खास करके 1789 का क्रांति आपको याद रखना है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति। ठीक है, बास्टिल का किला का पतन कर दिया गया था, याद होगा आप लोगों को, क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। आगे, निम्न में से किसने अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए यंग इटली नामक गुप्त संगठन बनाया? तो यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो संगठन जूसेफ मैस्सिनी ने बनाए। जूसेफ मैस्सिनी जिसको कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, जूसेफ मैस्सिनी का जन्म कहाँ हुआ था? जिनेवा में हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्च की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया था? तो खर्च की भरपाई, यानी भारत में जो है ना, प्रथम विश्व युद्ध लड़ रहा था, अंग्रेज लोग किससे लड़ रहा था? वो मित्र राष्ट्र थे और धुरी राष्ट्र के खिलाफ लड़ रहे थे। तो युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, है ना, और करों में वृद्धि हो गई, सीमा शुल्क को बढ़ा दिया गया। ये सब सारा जो है इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अहिंसा का धर्म अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था? तो ये विश्वास था आपका महात्मा गांधी का। अहिंसा पर कौन बल दे रहे थे? तो महात्मा गांधी। सत्य की खोज पर बल देना किनका काम था? महात्मा गांधी का था। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे। कौन सा मेला था? बैसाखी का मेला था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय कौन सा मेला लगा हुआ था? तो मेला लगा हुआ था बैसाखी का मेला। अच्छा, बैसाखी का मेला जो है कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में। ठीक है, जलियांवाला बाग जो है अमृतसर में है। महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था? तो नमक जो था वो जन साधारण की वस्तु थी और इसमें महात्मा गांधी जो है इरविन को पत्र लिखे थे कि नमक पर से कर हटना चाहिए। और इसी के विरोध में गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, आपको याद होगा, है ना। दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है उसे। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज का महात्मा गांधी होगा। ठीक है, और भी महात्मा गांधी की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं।
माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, आपको याद रखना है एक पुस्तक का नाम। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय जो है ऑटो वान बिस्मार्क को दिया जाता है। बिस्मार्क को जो है जर्मनी का लौ पुरुष के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और इसने रक्त और लौ की नीति का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो चौरा चौरी कांड सबको पता है 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है। चौरा चौरी बाजार जो है गोरखपुर में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। आगे पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पवन द्वारा हो या ढालू क्षेत्र में मिट्टी का हट जाना, बह जाना, क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है, सॉइल एरोजन, ठीक है। नेक्स्ट, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो पहला जो है कौन है? पहला जैव है और दूसरा क्या होगा? अजैव होगा। जैव और अजैव, जिसमें जीव की मात्रा यानी जीवन व्याप्त हो वो जैव संसाधन, जिसमें जीवन की मात्रा माने जीव मतलब क्या बोलते हैं उसको, जिसमें जीवन व्याप्त ना हो वो अजैव कहलाता है, ठीक है। जिसमें जीवन व्याप्त ना हो अजैव, जिसमें जीवन व्याप्त हो जैव कहलाता है। जैसे जैव का हम पेड़ पौधे ले सकते हैं और अजैव में ले सकते हैं कोयला, है ना, जल, ये सब हो गया अजैव संसाधन। चलिए, निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा जो है ना, रेगुड़ मृदा लेटराइट मृदा नहीं होगा, इसका हो जाएगा काली मृदा। क्या हो जाएगा? काली मृदा को रेगुड़ मृदा के भी नाम से जाना जाता है। काली मृदा कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में काली मृदा पाई जाती है। इसमें कपास जो है ना उगाया जाता है। क्या उगाया जाता है? कपास, ध्यान रहेगा। आगे है जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया? सबसे पहला जो पृथ्वी सम्मेलन था वो 1972 में हुआ था, ठीक है। और ये जो 1992 वाला जो था वो रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राजील में है, ठीक है। ब्राजील के शहर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरियो। आगे है निम्न में से भारत के किन राज्यों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है? तो कोयला का तो आपको पता है, झारखंड जहां मिले वहां टिक कर देना है, पर इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी अच्छा खासा भंडार है। झारखंड कोयले भंडार में 1 नंबर में आता है, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ आता है और मध्य प्रदेश, ठीक है। ये सब सभी जगहों पे कोयले के भंडार है। मध्य प्रदेश में सिंगरौली है, आगे छत्तीसगढ़ में बक्सर है। इस तरह से आपको याद रखना है। भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग जो है भू क्षेत्र मैदान के रूप में है? तो मैदान के रूप में 43% है, ठीक है, मैदान के रूप में। और अगर झारखंड में बात किया जाए जंगलों का तो 29% है। देश के क्षेत्र का लगभग 27% हिस्सा खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पठारी क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। वीडियो सुनते रहिए, याद होते जाएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? भूमि निम्नीकरण का मतलब भूमि का कम हो जाना। तो सबसे ज्यादा जो है अधिक सिंचाई के करने के कारण भूमि निम्नीकरण यानी उपजाऊ भूमि जो है ना वो खत्म होता जा रहा है, ठीक है। निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो सीढ़ीदारी खेती जब भी की जाएगी वो पहाड़ी क्षेत्रों में, और पहाड़ी क्षेत्र क्या? उत्तरांचल या उत्तराखंड जिसको बोला जाता है, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी कमेंट कीजिएगा क्या है? भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारतीय वन्य जीव अधिनियम जो है वो 1972 में लागू हुआ था, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई है। कौन सी परियोजना सतलुज व्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती है? तो सतलुज व्यास जो है ना इसका आंसर हो जाएगा व्यास परियोजना, ठीक है। सतलुज व्यास, तो व्यास परियोजना याद रहेगा, दिया हुआ क्वेश्चन में ही है आंसर छिपा हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको व्यास दिख रहा होगा, तो व्यास परियोजना। नेक्स्ट है दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? तो सबसे पहला तो जल की कमी जो है ना
वो सूखा के कारण हो जा रहा है। सिंचाई की बढ़ती मांग है, यानी सिंचाई करना भी जरूरी है, तो इसलिए जल की कमी होगी और जल की बर्बादी। इसके अलावा नदियों में जो जल है वेस्ट हो जा रहा है, क्योंकि नदियों का जल जो है उस प्रदूषित हो जा रहा है, बहुत सारे जल, जिसके कारण नदियों को जल को फिल्टर किया जा रहा है। बहुत सारे कारण हैं जल का कमी का। बेल्जियम में 1950 से 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा? तो बेल्जियम में दो भाषाई समूह के लोग ज्यादा रहते थे, एक फ्रेंच और डच, है ना। लेसन 1 में है आपका, सिविक्स का लेसन 1 में आपको पढ़ना है फ्रेंच और डच के बारे में, वहीं सिंहली और तमिल के बारे में श्रीलंका का दिया हुआ है, ठीक है, लेसन 1 में। श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग किस धर्म को मानने वाले थे? तो सिंहली जो है ना बौद्ध धर्म को मानते थे। किसको मानते थे? बौद्ध धर्म को। और तमिल लोग हिंदू धर्म को मानते थे, ठीक है। लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाएगा? तो राजनीतिक, अगर लोकतंत्र में देखा जाए तो जनता में शक्ति निहित होती है, ठीक है। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता क्षेत्र, भाषा, जाति के आधार पर बटे समाज में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। आगे, निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? यानी कि अगर टकराव बोला जाए तो बहुत सारे देखा जाता है कि समाज में टकराव होते हैं, तो सामाजिक टकराव ही इसका आंसर होगा। समाज का टकराव जो है एक दूसरे समूह से, है ना, अक्सर क्या हो जाता है, जैसे हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो जाता है ना, तो सामाजिक टकराव ही हुआ। संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो संविधान का जो अधिकार, सरकारों का अधिकार का व्याख्या करता है संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों का, वो इसमें थोड़ा सा ये जो अधिकार है वो आपका गलत दिया हुआ है थोड़ा सा यहाँ पर आंसर। इसका आंसर हो जाएगा न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट का ये सब संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है। पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो पुलिस हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो है ना राज्य सूची का विषय है, ठीक है। जैसे बंगाल पुलिस, तो बंगाल पुलिस अपना अलग पुलिस होता है, झारखंड पुलिस तो अलग पुलिस होता है, तो पुलिस वगैरह जो है, वाणिज्य, कृषि, ये सब राज्य सूची के विषय है। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किसे प्राप्त है? तो केंद्र शासित प्रदेश है ना, वहां पर जो सरकार चलता है वो केंद्र सरकार द्वारा चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलता है। वहां पर क्या होता है? राज्यपाल होता है, ठीक है। तो प्रशासक होता है, राज्यपाल ना होकर प्रशासक होता है केंद्र सरकार का, ठीक है, डायरेक्ट। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। आपका ये जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है पंचायत समितियां, ठीक है। इसके अलावा पंचायत समिति के अलावा वार्ड वाला जो सिस्टम होता है वो वार्ड सिस्टम, है ना, अभी जो हम लोग का शहर में होता है वार्ड सिस्टम। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है, तो इनमें से सभी हो जाएगा ये नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, बेहतर मजदूरी, इनमें से सभी इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका तो आंसर सबको पता होगा, बिहार सबसे गरीब राज्यों की श्रेणी में आता है, ठीक है। और देखा जाए तो शिक्षा में भी सबसे कमजोर बिहार है। और अगर शिक्षा का स्तर देख लिए, और अगर शिक्षा का स्तर सबसे अच्छा देखना है तो वो केरल राज्य का होगा, ठीक है। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो प्रचंड बेरोजगारी जहां पर एक से अधिक लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं लेकिन काम का स्वरूप ऐसा होगा जिसमें सभी को वेतन समान रूप से नहीं मिल रहा है। ऐसा जो है ना कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। कौन से क्षेत्र में देखने को मिलता है? कृषि क्षेत्र इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत किस वर्ग के देशों में आता है? तो भारत निम्न आय के देशों में आता है, निम्न आय, ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है परिवहन भंडारण। निम्न में कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है सकल घरेलू उत्पाद, जिसको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि एक वर्ष में एक अर्थव्यवस्था में, यानी जैसे भारत एक अर्थव्यवस्था है, तो भारत के अंदर क्या क्या वस्तुओं का उत्पादन हुआ, सबको अगर मिला दिया जाए, सबके योग को, तो वो सकल घरेलू उत्पाद होगा। जैसे मान लीजिए चीनी का उत्पादन हुआ, तो कितना चीनी का उत्पादन हुआ, इस तरह से देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत परिवहन भंडारण संचार बैंक सेवाएं व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियां हैं? तो परिवहन भंडारण ये सब तृतीय क्षेत्रक में, टर्टियरी सेक्टर में आएगा। ठीक है, तृतीय क्षेत्रक में परिवहन भंडारण संचार देखा जाए तो कृषि वगैरह किस में आएगा? प्राथमिक में आएगा। द्वितीयक में क्या आ जाएगा? किसी चीज से किसी वस्तु का निर्माण हुआ है, जैसे गन्ने से चीनी का निर्माण हुआ, तो द्वितीयक में आएगा। तृतीयक में क्या आ जाएगा? तृतीयक में बैंक सेवा, परिवहन, संचार, भंडार, है ना, ये सब आ जाएगा। कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो श्रमिकों में बेरोजगारी पाई जाती है, वो कौन सा होगा कृषि क्षेत्र में? वो प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका अल्प बेरोजगारी भी हम बोल सकते हैं। कौन सा बोल सकते हैं? अल्प बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी ना देके अल्प बेरोजगारी है तो वो भी हो सकता है। आगे जो है इसी तरह का वीडियो अगले पार्ट में आपको 40 क्वेश्चन और करने हैं, फिर अगले पार्ट में 40 क्वेश्चन और करने, इस तरह से कुल मिला के 120 क्वेश्चन और लगभग 100 क्वेश्चन का और मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बना दूंगा। सारे सवाल आपके इसी से रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।